हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल एडू बाहुबली पर। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स आप बीपीएससी टीआरई 4 या 5 के हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं और पक्के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि इस चैनल पर मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 से संबंधित जो भी क्लास के आप टीचर बनना चाहते हैं उसका कंटेंट में कंसिस्टेंसी के साथ लगातार डालते जाऊंगा, तो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं पहले कवर करना चाह रहा हूं करंट अफेयर्स को। तो ये जो वीडियो है, ये करंट अफेयर का सीरीज़ का ये पहला वीडियो मैं डाल रहा हूं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं भारत रत्न 2024। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग भारत रत्न से संबंधित सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। तो यहाँ पर याद रखने वाला जो पॉइंट है वो है कि भारत सरकार ने अभी हाल में कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो वो है 5 हस्तियाँ। तो कौन कौन सी 5 हस्तियाँ हैं, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। यहाँ पर 5 हस्तियाँ हैं जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट बन रहा है कि अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल हस्तियों की संख्या कितनी हो गई है, तो 53 हो गई है, 53। तो 53 हस्तियां ऐसे हैं जो कि भारत रत्न पाने वाले अब तक कुल हो चुके हैं। और अभी फिर से एक बार मैं याद दिला दूँ कि भारत सरकार ने हाल में कितने हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। तो वो है 5 हस्तियाँ। एक हो गए कर्पूरी ठाकुर, दूसरा कौन है, दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा है चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये कृषि के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, आपको पता है, स्वामीनाथन। उसके बाद है पी.वी. नरसिम्हा राव, नेक्स्ट हैं चौधरी चरण सिंह। तो आप लोग इसको एक ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक रिलेट करने के लिए कुछ बनाया था, तो वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। हो सकता है वो आपको इस जो मैं बताऊँ उससे काफ़ी इजीली याद हो जाए। तो देखिए, हमने ये जो बनाया था कि इस प्रकार से रिलेट करना है कि हम लोग थाली में कर्पूर रख कर जा रहे हैं। कर्पूर जो पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कर्पूर लेके जा रहे हैं। और कहाँ पर जा रहे हैं, तो कर्पूर से रिलेट करेंगे कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कर्पूर से क्या करेंगे, पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे, स्वामी की। मन में आप लोग इस तरह से बैठाइएगा कि कर्पूर से हम लोग स्वामी की पूजा करेंगे, तो स्वामी से रिलेट करिएगा स्वामीनाथन को। स्वामीनाथ से हम लोग किस स्वामी की पूजा कर रहे हैं, तो कृष्ण जी की। तो कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण, कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण आडवाणी। उसके बाद है कि कृष्ण और नरसिम्हा। तो नरसिम्हा भी, कृष्ण भी, ये सब विष्णु के अवतार हैं। तो जब हमने उनकी पूजा की तो उससे नरसिम्हा जी याद आ गए, नरसिंह अवतार। तो नरसिम्हा जी, उनसे रिलेट करेंगे नरसिम्हा राव को। और जब वो नरसिम्हा जी याद आ गए तो हमने उनकी चरण छूकर पूजा की, तो चरण से याद हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। आई होप को आपको ये ट्रिक काफ़ी इजीली याद हो जाएगा। तो फिर आप वीडियो रिवर्स करके जो मैं बताया हूँ उसको एक बार और सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से दिमाग में आपको फिट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें जो 5 हस्तियाँ हैं उनका अलग अलग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग शॉर्ट में उसको पढ़ लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके विषय में। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं कर्पूरी ठाकुर का। तो कर्पूरी ठाकुर से संबंधित क्योंकि चर्चा में है, तो हो सकता है ऐसे कुछ प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है 1924 में कहाँ पर हुआ था, ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, बिहार के समस्तीपुर ज़िले में हुआ था। ठीक है,
उसके बाद है समस्तीपुर में कौन से पितौंझिया जिले में, जो कि अब इसका नाम बदलकर कर्पूरी ग्रामीण के सम्मान में कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो माता पिता का भी नाम दिया हुआ है, गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था और इनका निधन 1988 में हुआ था। तो 24 में जन्म लिए और 88 में इनकी निधन हो गई। और इनको लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है कि जननायक से किन्हें जाना जाता है, जननायक इनका उपनाम है, तो जननायक इन्हीं को कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर को। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जननायक इन्हें कहते हैं तो कर्पूरी ठाकुर को। इन्होंने ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने पहली बार 1952 में कहाँ के निर्वाचन क्षेत्र से, ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970, 71 और 1977, 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। देखिए ये कर्पूरी ठाकुर जो हैं 11वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 2 बार, एक बार 70, 71 में, एक बार 77 से 79 तक 2 बार, एवं वर्ष 1967, 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। तो पहले इन्होंने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, उसके बाद ये मुख्यमंत्री के रूप में भी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इनके लिए कि यह पहले गैर कांग्रेसी, पहले यानी कि पूछा जाएगा कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो नाम आएगा कर्पूरी ठाकुर जी का। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले गैर कांग्रेसी, यानी कि कांग्रेस के नहीं थे, गैर कांग्रेसी, क्योंकि ये सोशलिस्ट पार्टी के थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। उन्होंने भारत में पहली, अब इनके योगदान के बारे में हम लोग बात करेंगे, इनका क्या क्या बहुत सारा योगदान है, ऐसे इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जो महत्वपूर्ण इनका योगदान है उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो देखिए इन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को आरक्षण दिया। ये इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा OBC को आरक्षण दिलाने में। दूसरा है उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में भी आरक्षण मिला। मुंगेरी लाल सिफारिशों के कारण फिर पिछड़ों को नौकरियों में भी आरक्षण मिला, इन्हीं का योगदान के कारण। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि EBC, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटि के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया था। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में भी इनका एक अहम योगदान रहा। तो बिहार की अभी हम लोग वर्तमान में भी जानते हैं कि बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी, उर्दू है। तो इसको उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा दिलाने में इन्हीं का योगदान रहा। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें, भारत रत्न पाने वाले ये किन में थे, 49वें। देखिए यहाँ पर 49वें थे। और मरणोपरांत की जो लिस्ट है उसमें यह 17वें स्थान पर हैं। और बिहार के ये कितने नागरिक हैं भारत रत्न पाने वाले, तो 5वें हैं। बिहार के 5वें व्यक्ति हैं, बिहार का नाम रोशन करने वाले ये 5वें व्यक्ति हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। चलिए हम लोग ने इनके बारे में जाना। अब हम आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये कर्पूरी ठाकुर के बाद 50वें हैं। कर्पूरी ठाकुर का रैंक क्या था, 49वां, तो इनका है 50वां। तो भारत रत्न पाने वाले ये लाल कृष्ण आडवाणी 50वें हस्ती हैं। नवंबर 1927 को अब पाकिस्तान में हुआ था, कराची में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में अब चला गया है। तो उसमें मतलब पाकिस्तान तो भारत में ही था, तो कराची, इसलिए 1927 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अब तो पाकिस्तान में है। वर्ष 1942 में RSS में जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में एक थे। यानी भाजपा जो स्थापना की गई थी उसके जो सदस्य थे उनमें स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से यह भी एक महान हस्ती थे। और RSS के साथ ही कब जुड़े, 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं
इनकी आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। देखिए ये महत्वपूर्ण किताब है जो कि इनकी आत्मकथा है। तो लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ है माई कंट्री माई लाइफ। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत रत्न पाए हैं, तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हो सकता है डाल दे एग्जाम में। तो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही नोट आउट कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। तो इनसे जुड़ा एक रथ यात्रा काफ़ी चर्चा में रहता है। तो रथ यात्रा की शुरुआत कहाँ से कहाँ, तो सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरू की थी। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे और रथ यात्रा के दौरान ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। फिर आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। यानी लाल कृष्ण आडवाणी जो है गृह मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और ये काल जो रहा है 1998 से 2004 तक। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे और 2009 में यह भाजपा के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार भी थे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी 2015 में पद्म विभूषण भी प्राप्त कर चुके हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था ये सब। अब आइए हम लोग एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन भारत हरित क्रांति के जनक, इनको कौन नहीं जानता। ये हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अगर तैयारी करते हैं जीके जीएस का तो बार बार ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाता होगा। हरित क्रांति के जनक तो ये हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुई थी। तो तमिलनाडु में इनकी जो है जन्म हुआ था इनका जन्म, और तमिलनाडु के चेन्नई में इनका निधन भी हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में एवं अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल है। इनके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण से 1989 में भी सम्मानित किया गया। तो बहुत शॉर्ट में इनका जो महत्वपूर्ण इम्पोर्ट हम लोगों ने जाना, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स था जान लिया। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग पी.वी. नरसिम्हा राव जी के बारे में। पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, जो अभी हैदराबाद के वारंगल जिले के कलेपल्ली गांव में हुआ था। उसके बाद है इनका पूरा नाम था पामुलापति वेंकट नरसिंह, यानी कि पी से हो गया पालू, देखिए पामुलापति, वी से हो गया वेंकट, पामुलापति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछा जाए। इतनी गहराई से आप लोग अगर पढ़िएगा तो अगर मान लीजिए बाई चांस पूछ दिया तो जो पढ़े रहेंगे वही ऐसे सवाल को कर पाते हैं। तो कभी कभी पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा स्वामी। एक दो बार नज़र डालने से याद हो जाएगा, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। चलिए इनका पूरा नाम हुआ पी.वी. नरसिम्हा राव का। इनके पिता का नाम था सीताराम राव और माता का नाम था रुक्मा बाई। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे, यानी कि ये चौथे मुख्यमंत्री भी आंध्र प्रदेश के रह चुके हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अंतिम, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म
23 सितंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 सितंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। देखिए, इससे भी घुमाकर प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जो हम लोग किसान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को, वो किनके याद में हम लोग मनाते हैं? तो इनके जयंती के याद में ही हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। यानी चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कितने प्रधानमंत्री? 5वें प्रधानमंत्री। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए, है ना। 1979 से 80 तक रहे, 1 साल के लिए, और इस दौरान ये कभी संसद नहीं गए। वे 1967 से 68 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, एग्जाम में ये बहुत सारा जो समाधि स्थल है उसका अलग अलग नाम है, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन इस वीडियो में यहाँ पर ये चर्चा के लिए आ गया तो मैं चर्चा कर रहा हूँ, और एक वीडियो मैं उस पर भी बनाऊँगा जिसमें आपको स्टैटिक जीके में वो सारा वीडियो मिल जाएगा जब मैं बनाऊँगा। बिहार स्पेशल भी मैं बनाऊँगा, और आपको कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सारा कंटेंट इस वीडियो पर मिल जाएगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हो सकेगा यहाँ पर आपको मिलेगा, ताकि आप अच्छे से सिलेक्शन पा सकें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई। देखिए यहाँ पर कुछ ये बॉक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट को लिख दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? बहुत सारा पुरस्कार की शुरुआत भी पूछ दिया जाता है, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सारा आपका स्टैटिक जीके में आ जाएगा। स्टैटिक जीके में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो हुई है 1954 में हुई है। नेक्स्ट है 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना, और 1 साल के बाद, पहले यह 1954 में मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, और 1 साल के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि मरणोपरांत भी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई, तो 1 साल बाद 1955 से। ठीक है, नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार का आकार क्या होता है? तो पीपल के पत्ते की तरह होता है। पीपल के पत्ते जो आप लोग देखते हैं उसी की तरह इसका आकार होता है। आप गूगल पर भी जाकर भारत रत्न अवार्ड को आप लोग चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार का आकार हो गया। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर। खेल जगत में पहली बार जो भारत रत्न दिया गया है वो है सचिन तेंदुलकर जी को। नेक्स्ट है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन हैं? तो वो है सीवी रमन। नेक्स्ट है मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। यह भी पूछ दिया जाता है कि भारत रत्न जो है वो किस रंग के फीते में पहनाया जाता है, तो सफ़ेद रंग के फीते में। तो आई होप कि आपको भारत रत्न से संबंधित एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो आपका नहीं छूटेगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा एग्ज़ाम में और आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, करंट अफेयर सीरीज पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है, ऊपर आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, ये वीडियो सीरीज पार्ट 1 है। तो चलिए मैं जल्द ही वीडियो बनाकर डालूँगा पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैं टॉपिक्स को कवर करूँगा। वो टॉपिक्स थंबनेल पर आपके मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।